नमस्कार दोस्तों। और सब कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपको करवाएंगे रेलवे ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम हुई थी 18 में, उसमें जो 4 अक्टूबर 2018 को जो परीक्षा हुई थी उसका हम हल करवाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त में कितनी सीधी रेखाएं मौजूद होती हैं? यानी कि वृत्त में सीधी रेखा पूछी है, कितनी होंगी? तो हमें पता है कि वृत्त का चित्र ऐसा होता है, यूं गोल। अब इसमें तो कोई भी सीधी रेखा नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कोई भी सीधी रेखा नहीं होती, यानी कि 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज में कितनी सीधी रेखाएं मौजूद होती हैं? यानी कि हमें पता होता है कि जैसे समचतुर्भुज होता है वो ऐसा होता है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। जो समचतुर्भुज होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन प्रश्न में दिया है कि एक विकर्ण भी खींची हुई है उसमें। यानी कि जैसे एक विकर्ण ये खींच दी, तो अब पूछ रहा है इसमें सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? अगर ये प्रश्न पूछता है समचतुर्भुज में सीधी रेखाओं की संख्या क्या है, तो हम सीधा बता देते 1 2 3 4। यह समचतुर्भुज से ही पता लग रहा है कि चतुर्भुज है तो 4 भुजा होंगी उसमें, और सम का मतलब सभी समान होंगी। तो हम अगर ये पूछते समचतुर्भुज में सीधी रेखाओं की संख्या क्या है, तो हम बता देते 4। लेकिन यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि एक विकर्ण भी खींची हुई है, यानी कि एक विकर्ण ये खींच दी, तो इन सीधी रेखाओं की संख्या हो जाएगी 5। पांचवें नंबर पे हो जाएगी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजू ने 16 दिन में 24 पौधे लगाए, वह 14 दिनों में कितने पौधे लगाएगा? भाई राजू कोई व्यक्ति है, वो 16 दिन में लगा रहा है 24 पौधे। 16 दिन में 24 पौधे लगा रहा है, तो एक दिन में कितने लगाएगा? भाई एक दिन में लगाएगा 24/16 पौधे। 24/16 पौधे। अब ये पूछा है कि 14 दिन में कितने लगाएगा। जब हमें एक दिन का मालूम हो जाता है तो हम कितने भी दिन की पौधों की संख्या बता सकते हैं। यानी कि ये पूछा 20 दिन 50 दिन, 50 दिन में कितने दिन पौधे लगाएगा, तो हम बता देते क्योंकि उसको गुणा कर देते। जब हमें पता है एक दिन में 24/16 पौधे लगाएगा, तो 14 दिन में गुणा में 16 कर देंगे, तो हमें 14 दिन में पता लग जाएगा। 8 से इसे काट लो 2 बार, 24 कट जाएगा 3 बार। इस 2 से ऊपर वाला 14 7 बार कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 3 गुणा में 7, यानी कि 21 पौधे लगा पाएगा वो। 14 दिन में 21 पौधे लगा पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 विकर्ण वाले एक सम अष्टभुज में कितनी सीधी रेखाएं मौजूद होती हैं? अब सम अष्टभुज है तो 8 रेखाएं तो इसमें अष्टभुज में ही हो जाएंगी, और इसमें 3 विकर्ण भी खींच दी, तो कुल सीधी रेखाओं की संख्या 8 + 3 यानी कि 11 हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 11। अगला देखते हैं। एक वर्ग में कितने त्रिभुज होते हैं? दोस्तों हमें पता है वर्ग का चित्र ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अब इसमें यदि सीधी रेखाओं की संख्या पूछता तो हम बता देते 4 होती हैं, जैसे 1 2 3 और 4। लेकिन इसमें पूछा गया है कि त्रिभुज कितने होते हैं, तो वर्ग में तो कोई त्रिभुज होता ही नहीं है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121, 144 और 169 का लघुत्तम समाप्त वर्तक क्या है? देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं का यदि हमें लघुत्तम ज्ञात करना हो, तो हमें उन्हें ऐसे लिखने चाहिए, जैसे 121, 144, इन सभी जो भी दो या दो से अधिक कितनी भी संख्या दे रखी हो उन्हें हमें ऐसे लिख देना चाहिए। उसके बाद हम लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम भाग देकर देखते हैं, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का यानी कि 2 का देखते हैं। ऐसी संख्या का भाग देते हैं जो कम से कम, यहाँ पर जो संख्या होती हैं उनमें कम से कम एक संख्या में तो भाग जाना ही चाहिए उसका। तो अब देखो 2 का भाग जब हम देंगे तो यहाँ पर 144 में जा रहा है, 121 में नहीं जा रहा है। जब 144 में दिया तो ये 72 बार चले गए, 169 में भी नहीं गया। अब देखो फिर 2 का भाग देकर देखेंगे
तो 121 में नहीं जा रहा, यहाँ पर 72 में जा रहा है 36 बार, फिर 169 में नहीं जा रहा। फिर 2 का भाग देकर देखेंगे तो देखो यहाँ पर जाएगा 121 में नहीं जा रहा, यहाँ पर 36 में 18 बार और 169 में नहीं जा रहा। फिर 2 का देंगे, फिर देखो 121 में नहीं जा रहा और यहाँ पर 18 में 9 बार और 169 में नहीं जा रहा। अब देखो 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा, इसलिए हम 3 का भाग देकर देखेंगे। तो 3 का भाग 121 में नहीं जाएगा, 9 में जाएगा 3 बार और 169 में नहीं जाएगा 3 का भाग। फिर 3 का भाग देकर देखेंगे तो यहाँ पर 121 में नहीं जा रहा, 3 में दिया तो एक बार चला गया, एक को यदि हम लिखें या नहीं लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 169 आ गया। फिर हमने देखा ऐसी संख्या कौन सी है 3 से ऊपर जो इनमें भाग चले जाए, तो ऐसी संख्या 11 है। 11 का जब 121 में भाग दिया तो 11 बार चला गया, 169 में दिया तो नहीं गया। फिर 11 है तो 11 का 11 में जाएगा, 169 में नहीं जाएगा। तो 169 में भाग दिया तो 13 का जाएगा और यहाँ पर 13 आ जाएगा, फिर 13 का जाएगा। इस टाइप से ये जो संख्या आएंगी हमारे पास, इनका गुणनफल ही लघुत्तम कहलाता है। तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना, यहाँ पर देखो गुणा करके देख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 थी 48, 48 गुणा 3। इस टाइप से ये जब सभी का गुणनफल है वो लघुत्तम होगा। अब यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शन में नहीं दे रखा, ऑप्शन में दे रखा है वर्ग करके। तो देखो वर्ग करके जब देखेंगे तो 11 गुणा में 11 यानी कि 11 का वर्ग, 13 गुणा में 13, 13 का वर्ग आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या करा है, 12 का वर्ग कर रखा है। 12 का वर्ग का मतलब 144 है। तो यहाँ पर इनका गुणनफल करके देखेंगे तो 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 थी 48 और 48 गुणा में 3 करेंगे तो 144 आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 12 का वर्ग। तो ये हमारा लघुत्तम होगा। यहाँ पर ये वर्ग में दे रखा है, इसलिए हमें इस टाइप से देखना पड़ा है इसमें। यदि ये वर्ग में नहीं दे रखा होता तो सीधा इनका गुणनफल ही लघुत्तम होता है। हमें ये ध्यान रखना है, आगे जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें सीधा गुणा कर देंगे। अगला देखते हैं, अनुपात 3 अनुपात 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि नया अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाए। देखो यहाँ पर जैसे कोई संख्या अनुपात में दे रखी है, जैसे a अनुपात b है तो हम इसे लिख सकते हैं a/b। तो उसी टाइप से 3 अनुपात 5 को हम लिख सकते हैं 3/5। अब प्रश्न में दिया है कि इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए दोनों में, कि जैसे हमने मान लिया कि वह संख्या x है तो हमने x जोड़ दिया दोनों में, और ये कह रहा है कि जोड़ने के बाद उनका नया अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाएगा। तो हमने इसको 5/6 के बराबर कर दिया। अब देखो दोस्तों, जब बराबर के ऐसे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 प्लस 6x, इधर करेंगे तो 5 25 प्लस 5x, x के मान को एक साइड ले जाएंगे और खाली संख्या को एक साइड। तो 5x को इधर ले गए तो 6x माइनस ये 6x है इधर पहले से, और x को इधर लाएंगे 5x को तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर के दूसरे साइड जब संख्या को ले जाते हैं तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यानी कि प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस हो जाएगी। इसी टाइप से 25 तो पहले से इधर है राइट साइड, 18 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो इधर 6x में से 5x गया तो x बच जाएगा, और इधर 25 में से 18 गया तो 7 बच जाएगा। तो x का मान हमारे पास 7 आ जाएगा। x हमने क्या माना था, x हमने माना था कि उन पदों प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए। मान लिया हमने कि इनमें x जोड़ने के बाद 5/6 हो जाता है। तो x का मान हमने बता दिया कि x बराबर 7 है, यानी कि 7 को जोड़ने पर इनका मान 5/6 हो जाएगा। अगला देखते हैं, 100 से 400 के बीच संख्याओं में दहाई में अंक 6 कितनी बार आता है। देखो दोस्तों, दहाई में अंक का मतलब है जैसे 106 है। अब सीधे हाथ के साइड से हम गिनते हैं, इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा तीसरे वाली। तो ये कह रहा है कि दहाई, ये जो बीच वाला अंक है, ये 6 कितनी बार है, 100 से 400 बार के बीच में। जब हमने देखा 100 से 200 के बीच में, जब हमने देखा तो देखो सबसे पहली संख्या आएगी वो 160 आएगी, उसके बाद 161, 162
और 163 इस टाइप से कंटिन्यू 169 तक आ जाएगी। तो 161 से 169 9 बार आ गया 6 और 160 में एक बार आ गया तो 9 प्लस 1 यानी कुल जो दाई के स्थान पर 6 आया है वो 10 बार आया है 100 से 200 के बीच में। 200 से 300 के बीच में भी ये आ जाएगा 10 बार और 300 से 400 के बीच में भी ये कितनी बार आ जाएगा 10 बार। तो कुल देखेंगे हम जब 100 से 400 के बीच में तो 10 प्लस 10 20 और 20 और 10 30 यानी कि कुल 30 बार आएगा। यदि यहाँ ये पूछता 6 के जगह 5 भी पूछता तो 5 भी इतनी बार ही आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कुर्सी को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। तो 777 रुपये में उस कुर्सी को बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो कोई कुर्सी है, उसको जब वो बेचता है यानी कि विक्रय मूल्य 630 रुपये है, तो हानि उसे हो रही है 10% की। जब हमें पता है कि हानि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, यानी कि ये जो हानि है ये हम क्या करते हैं, जैसे अगर 10% हानि हुई है तो यानी कि क्रय मूल्य में से यानी कि जो प्रतिशत है 100 उसमें से 10 घटा देते हैं, यानी कि ये विक्रय मूल्य 630 है, ये क्रय मूल्य का 90% है। 90% बराबर 630 रुपये। अब हमें कुल जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, तो 100% यानी कि कुल क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 90% बराबर 630 है तो 1% बराबर 630 बटे 90। अब हमें तो कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है यानी कि 100%, तो हमें गुणा में 100 कर देंगे। जब हमें 1% का मान पता है तो 100 का हम ज्ञात कर लेंगे क्योंकि गुणा कर देंगे सीधा। ये जीरो से ये जीरो कट गई, 9 7 63 यानी कि 7 गुणा में 100 करेंगे तो 700। ये जो 700 है ये क्या है, क्रय मूल्य। हमने यहाँ तक 1% का मान ज्ञात करा था और गुणा में 100 कर दिया तो पूरा क्रय मूल्य ही हमें आ जाएगा। तो पूरा क्रय मूल्य क्या आ गया, 700। अब कोई व्यक्ति है उसने 700 रुपये में कुर्सी खरीदी थी। अब ये प्रश्न में कह रहा है कि यदि वो 777 रुपये में बेचे तो उसे लाभ क्या होगा। यानी कि विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य यदि वो 777 करता है तो उसमें से हम 700 यानी क्रय मूल्य घटा देंगे तो उसे जो लाभ होगा वो 77 रुपये का होगा। अब ये प्रतिशत पूछा है तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, इसीलिए प्रतिशत निकालते समय लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य यानी कि 77 बटे 700 गुणा में 100। जब हम इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 77 में 7 का भाग देंगे तो 11%, यानी कि उसे जो लाभ होगा वो 11% का होगा। जब विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से तो लाभ होता है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होती है। यानी कि जैसे मैं किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीद रहा हूँ और 100 से ज़्यादा में बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा, यानी क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेच रहा हूँ, और यदि क्रय मूल्य से कम में बेचूंगा तो मुझे हानि होगी। अगला देखते हैं। 4 वर्षों बाद 2000 की राशि कितनी होगी यदि ब्याज में लगभग 8% वर्ष पर वार्षिक रूप से ब्याज चक्रवृद्धि किया जाता है। यानी कि मूलधन दे रखा है 2000 रुपये, ठीक है, और समय दे रखा है 4 साल और दर दे रखी है 8%। अब पूछ रहा है ये चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन गुणा में यानी कि 2000 गुणा में 100 प्लस दर यानी कि 100 में जब 8 जोड़ेंगे तो 108 बटे में 100। और ये कितनी बार करते हैं, जितना समय दिया, यानी कि 4 वर्ष है तो 108 बटे 100 गुणा में 108 बटे 100 हम 4 बार लिखेंगे। ये देखो, तो इन 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो काट लेंगे तो नीचे बच जाएगी 5 जीरो, 1 जीरो और 4 जीरो इधर, 5 जीरो। आगे हम इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि हमें हल करने में थोड़ी सुविधा रहेगी गुणा करने में। अब देखो हमें 108 गुणा में 108 ये 4 बार है तो हम 2 का गुणनफल कर लेते हैं, यानी कि पहले 108 गुणा में 108 कर लेते हैं। जब 108 गुणा में 108 करेंगे तो देखो 864 और यहाँ पर 3 जीरो, फिर ये 108, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जोड़ेंगे तो 4 6 8 8 16 या 1, ये 11,664। जब हमने शुरुआत के ये दो
गुणा करें 108 गुणा 108 तो हमारे पास 11,864 आया है मान, यानी कि ये मान है। तो ये दूसरे वाले इनको भी गुणा करेंगे तो भी यही मान आएगा। तो यानी कि इन दोनों का मान 11,664 है, तो इन दोनों का मान भी 11,664 आएगा। अब इसको गुणनफल करेंगे, यानी कि 11,664 गुणा में 11,664। जब हम इसे गुणा करेंगे तो देखो 4 चौको 16, 4 छिक 24 और 1 25, 4 छिक 24 और 2 26, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 एकम 4। अब देखो 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 नौ 36 और 2 38, 6 नौ 36 और 3 39, 6 एकम 6, 6 3 9, 6 एकम 6। फिर दोबारा 6 से इस वाले 6 से गुणा करेंगे तो इस वाले 6 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 4 8 9 9 और 6। फिर 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो वही 11,664 ये आएगा 4 6 6 1 1। फिर 1 से गुणा करेंगे 4 6 1 4 6 6, ये डबल 6 है ना, 11,664 1। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो 6 का 6, 5 4 4 9, 6 8 14, 14 4 18 का 8 को ऐसे लाइए 1, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 9 22, 22 और 6 28, 28 का 8 को ऐसे लाइए 2, 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 9 21, 21 और 9 30, 30 और 4 34, 34 को 4 को ऐसे लाइए 3, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 9 24, 24 और 6 30, 30 की जीरो ऐसे लाई 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 6 16 और यहाँ 2 और 1 3। ये अपने पास संख्या आ गई 1 3 6 0 4 8 8 9 9 9 6। अब देखो हमारे पास नीचे 5 जीरो बच रही है तो हम 5 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 1360.48, 1360.48। अब देखो यहाँ पर गुणा में 2 भी बच रहे हैं ऊपर वाले के मान, तो गुणा 2 कर देंगे तो 48 दूना 96 और जीरो आ जाएगी, 2 6 12, 2 3 6 1 7, 2 एकम 2, यानी कि 2720.96 के आसपास आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 2,721 रुपये ब्याज होगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में कुछ नहीं है, केवल गुणा है, यानी कि यदि हमें गुणा करना आएगा तो हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। यदि गुणा करने में कोई गलती कर देंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। दो वृत्तों के व्यास 38 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ये कोई दो वृत्त हैं, ये एक थोड़ा बड़ा है एक थोड़ा छोटा है। यानी कि हमने मान लिया बड़े वाले का व्यास 38 सेंटीमीटर है, व्यास होता है इसकी कुल लंबाई, यदि इसको आधा कर दे तो उसे त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि कुल लंबाई 38 है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 19। इसका व्यास 18 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या व्यास का आधा है यानी कि 9 हो जाएगी। तो अब प्रश्न में दिया है कि नया कोई वृत्त है, ये कोई बड़ा वृत्त है नया, इसकी जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो इन परिधि ज्ञात करने के लिए सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। तो इन दोनों की त्रिज्या जोड़ेंगे हम, 2 गुणा में पाई गुण, फिर इसकी त्रिज्या है 19 और इसकी परिधि ज्ञात करने के लिए 2 गुणा में पाई गुणा में आर 9, इसकी 19 है इसकी 9, इन दोनों की परिधि का योग इस बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। यानी कि 2 पाई आर, हमने मान लिया इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, तो अब देखो जब हमने यहाँ पर देखो टू, इन दोनों में से 2 पाई कॉमन आ जाएगा इसमें से और इसमें से, तो हमने यहाँ पर 2 पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 19 और यहाँ बच गया 9। तो हमारे पास ये बच गया 2 पाई 19 और 9 28 और यहाँ पर 2 पाई आ रहे बराबर के इधर। तो जब ऐसे संख्या बराबर के इधर गुणा में हो तो ये कट जाती हैं, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया और आर आ गई, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या। आर का मतलब हमने त्रिज्या मानी, ये यहाँ तक की लंबाई 28 आ गई। तो प्रश्न ने पूछा है कि इसकी व्यास क्या है, बड़े वृत्त का व्यास पूछा है। तो इसकी लंबाई 28 है यहाँ तक, तो कुल लंबाई यानी कि त्रिज्या आधी होती है व्यास का, तो कुल लंबाई 28 गुणा में 2 यानी कि 56 आ जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 56। अगला देखते हैं।
एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 45% कर्मचारी कंपनी ए में काम कर रहे हैं और 45 कंपनी बी में कर रहे हैं और 10 दोनों में कर रहे हैं। यदि कुल जनसंख्या 200 है और 20% आबादी कार्यरत नहीं है तो कंपनी ए या बी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। हमने देखा जैसे ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, इसमें 45% काम कर रहे हैं और इसमें भी 45% काम कर रहे हैं और दोनों कंपनियों में जो मिला के यानी कि यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि ए और बी दोनों कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 10% है। अब देखो ये जो 10% है इनसे यदि पूछा जाए आप ए कंपनी में काम करोगे तो ये कहेंगे यस हम करते हैं एक कंपनी में। इनसे पूछा जाए बी कंपनी में काम करते हो तो भी ये कहेंगे हाँ हम काम करते हैं, क्योंकि ये जो 10% बंदे हैं ये दोनों ही कंपनियों में काम कर रहे हैं ए और बी में। तो अब देखो यहाँ पर हम जैसे हमें ज्ञात करना हो केवल ए में ज्ञात करना हो तो जैसे केवल ए में से 45 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ 35% बंदे ऐसे हैं जो केवल ए में काम कर रहे हैं, यानी कि जो दोनों में काम कर रहे हैं उन्हें हमने घटा दिया। बी की बात करें तो 45 में से दोनों काम करने वाले घटा देंगे तो केवल बी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी 35% है। अब दोनों की बात करें, दोनों में ए और बी में यानी कि ए प्लस बी में जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10%। तो कुल कार्यरत यानी कि कुल कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी प्रतिशत क्या है, 35 और 35 70 70 और 10 80%। 80% काम कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यानी कि 80% है उसकी संख्या बतानी है। जब हमें पता है यदि कुल जनसंख्या 200 है और उसमें से 80% काम कर रहे हैं तो 200 का 80% ज्ञात कर लेंगे। तो जब 200 का 80% ज्ञात करा तो 0 से 0 कट गए, 80 गुणा में 2 करा तो 160 है। तो ऐसी संख्या क्या है 160, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 160। अगला देखते हैं। ये कोई दो व्यक्ति हैं कमर और तपस। कमर और तपस द्वारा तय की गई दूरी का 4/5 भाग कमर है, वो यहाँ पर कॉमा लग रहा है, देखो कॉमा का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कमर है वो यहाँ पर कॉमा का मतलब इसकी ये अलग कर दिया। कमर तपस द्वारा तय की गई दूरी का 4/5 भाग तय करता है और तपस के द्वारा लिए गए समय के ये 6/7 भाग में तय करता है। यदि तपस की यात्रा पूरे करने में 35 मिनट लगते हैं तो उसी दूरी को तय करने में कमर कितना समय लगेगा। भाई ये कोई कमर है और ये तपस है। अब यह कह रहा है कि प्रश्न में दे रखा है कि तपस द्वारा तय की गई दूरी का 4/5 भाग, यानी कि ये कोई 4/5 भाग में, ठीक है, करता है कमर, ठीक है। अब जब ऐसी संख्या मानी जाए, जब नीचे बटे में दे रखी हो तो हम देखो क्या करते हैं, हमें ये नीचे वाली संख्या माननी होती है। यानी कि हमने मान लिया कि मान लो कमर ने 5 किलोमीटर दूरी तय करी है, ठीक है, तपस ने, तो कमर कितने करेगा 5 का 4/5 भाग। तो इसकी कमर जो दूरी तय करेगा वो 4/5 करेगा 5 का, तो हमारे पास आ जाएगा 4 किलोमीटर। क्योंकि हमने मान लिया कि तपस ने मान लो 5 किलोमीटर दूरी तय करी है तो इसका 4/5 ये करेगा कमर, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है। अब आगे दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि तपस द्वारा लिए गए समय के 6/7 भाग में तय करता है, जबकि तपस यात्रा करने में 35 मिनट लगता है। अब देखो तपस को जो समय लग रहा है वो 35 मिनट लग रखा है और ये कमर जो लेगा समय वो 35 का 6/7 भाग लेगा, यानी कि 7 जब इसको काटेंगे तो ये लेगा कमर 30 मिनट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो कमर कोई व्यक्ति है ये 4 किलोमीटर की दूरी है वो 30 मिनट में तय करेगा, जबकि तपस है वो 5 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय कर रहा है। अब प्रश्न पूछ रहा है प्रश्न में कि ये जो कमर है उसी दूरी को यानी कि तपस के द्वारा तय की गई दूरी को कितने समय में तय करेगा। जब हमें पता है कि भाई 5 किलोमीटर दूरी है, ये कम तपस 35 में कर रहा है और कमर है वो 4 किलोमीटर की दूरी है 30 मिनट में कर रहा है, यानी कि 30 मिनट में जो कमर कर रहा है 4 किलोमीटर की दूरी तय, तो 1 मिनट में कमर करेगा दूरी तय 4/30,
30 किलोमीटर। अब वो जो दूरी तय करनी है वो तपस के बराबर ही तय करनी है, यानी कि 5 किलोमीटर कितनी देर में तय करना होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, सॉरी यार, यहाँ पर देखो थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई। थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ पर देखो ये जो 30 मिनट में तय कर रहा है वो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे लगेगा 30/4 मिनट। ठीक है, अब उसे तय करनी है 5 किलोमीटर, इसलिए गुणा में 5 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150/4, यानी कि 150/4। तो हमारे पास जब इसको हल करेंगे तो 75 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 75/2 मिनट, यानी कि 37.5 मिनट। थोड़ा सा यहाँ पे ये जो हम बता रहे थे ये घंटे यानी किलोमीटर का वो कर रहे थे, जबकि हमें समय ज्ञात करना है। इसलिए समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा वो 30/4 मिनट में, इसलिए 5 मिनट को 5 किलोमीटर की तय करेगा गुणा में 5, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 37.5 किलोमीटर। अगला देखते हैं, यदि x+1/x=3 है। देखो दोस्तों यहाँ पर x+1 यानी कि x+1 में जो x का भाग दे रहा है, तो जब ऐसे हो तो हम देखो इन दोनों में अलग अलग भाग देना होता है। जब इस नीचे वाले x का इस x में भाग देंगे तो 1 बचेगा, और इस 1 में x का भाग देंगे, बीच में जो चिन्ह है वही रखेंगे, तो यहाँ पर 1/x आएगा। ऐसे कर सकते हैं, बराबर 3। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि जैसे यहाँ पर दे रखा है x+1/x=3, तो यहाँ पर क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो देखो क्रॉस गुणा करने पर हम 3 गुणा में x हो जाएगा 3x, और इधर x+1 आ जाएगा। x को एक साइड ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x=1 हो जाएगा, तो x=1/2, यानी कि x का मान हमें पता लग गया। जब x का मान पता लग गया तो इसका मान भी हम बता सकते हैं। ये है x3+1/x3। जब x का ही मान हमें पता है, यानी कि x का मान 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं। इसको हमने बताया था कि ऐसे सीधा भाग भी दे सकते हैं। जब भाग देंगे तो यहाँ पर ये आएगा x3 का, x3 में भाग देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 में जब भाग देंगे तो 1/x3 है, यानी कि 1 तो ये है ही, और x का मान हम यहाँ रखेंगे 1/2, तो इसकी घात 3 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1+1/1/8। तो ये जब सम कोई संख्या बटे के भी बटे में हो तो वो उल्टी हो जाएगी, तो 8 ऊपर चल जाएगा, तो 1+8, यानी कि इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 9। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 9। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, यानी कि अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं उस संख्या का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जिन संख्याओं में एक और स्वयं उस संख्या का भाग जाता है वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि अभाज्य कौन सी संख्या नहीं है, तो जब हम इनमें भाग देकर देखेंगे तो देखो 221 ही केवल ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है, से सभी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे 251 है, इसके आसपास वर्ग देखेंगे किसका है। तो जैसे देखो हमने देखा 15 का वर्ग 225 है, 16 का 256, 16 का वर्ग से ये कम है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, 16 तक की अभाज्य संख्या लेनी होती है, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, इनका हमें भाग देकर देखना होता है। यदि इनका भाग जा रहा है किसी भी एक का तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, और यदि भाग जा रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, भाग नहीं जा रहा तो अभाज्य संख्या होगी। देखो इसमें 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का 13 का किसी का भी नहीं जा रहा। इसमें देकर देखेंगे तो देखो इसमें 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है, 7 या 21, नहीं 7 का भी नहीं जा रहा, इसमें 11 का जाएगा, देखेंगे 11 का भी नहीं जा रहा। फिर 13 का देकर देखेंगे तो 221 में जब 13 का भाग देंगे तो 13 कम 13 और 9 बच गए, 13 7 91, यानी कि 17 बार गया। तो ऐसी संख्या ये है
221 जो अभाज्य नहीं है। शेष सभी संख्या अभाज्य संख्या है, यानी कि इनमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा। अगला देखते हैं। दो अंकों की संख्या में यदि एक नई संख्या को बताने के लिए हम बदलाव करते हैं तो मूल संख्या और नई संख्या में 9 का अंतर होता है। यदि संख्या के अंकों का योग 13 है तो संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों को हमें ऑप्शन से करना होता है। ऑप्शन से करने से क्या है, सुविधा रहती है। अब प्रश्न अनुसार देखते हैं ऑप्शन का कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। यदि दो अंकों की एक संख्या को नई संख्या बनाने पर, यानी कि जैसे हमने पहले नंबर का देखा, यानी कि 76 को हम नई संख्या बनाने पर, यानी संख्या के अंक बदलने पर, 67 को 76 करने पर, तो मूल संख्या और नई संख्या में 9 का अंतर है। तो इन दोनों के बीच क्या 9 का अंतर है? बिल्कुल अंतर है। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। देखो 67 और 76, जब हमने बी को देखा 67, जब इसको हमने चेंज करा तो ये 76 हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच भी 9 का ही अंतर है, यानी कि ऑप्शन बी भी इस बात को कर रहा है सही। लेकिन नई संख्या यहाँ पर दिया है कि मूल संख्या और नई संख्या, यानी कि मूल संख्या अधिक है और जो नई संख्या है वो छोटी है। तो यहाँ पर मूल संख्या छोटी है, यहाँ उल्टी बात हो गई, तो ये ऑप्शन गलत है। और देखो इनके अंकों का योग 13 है। अब देखो ये देख लेते हैं 85 और 58। 85 को जब हमने चेंज करा तो 58 है। इनके अंकों के बीच के अंतर, यानी कि इन संख्या के बीच का अंतर 9 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी टाइप से ये 49 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा उत्तर पहला वाला है। एक ट्रक 20 मिनट में 18 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि गति उसी टाइप से, यानी कि स्थिर बनी हुई है, तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 20 मिनट का मतलब है 1/3 घंटे में वो कर रहा है 18 किलोमीटर। 1/3 घंटे में 18 किलोमीटर तय कर रहा है, तो 1 घंटे में करेगा 18 गुणा में 3 किलोमीटर, यानी कि 54 किलोमीटर। अब हमें पता लग गया है कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर तय कर रहा है, तो हम कितने भी घंटे की हम निकाल सकते हैं। अब इसमें प्रश्न में पूछा है 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 54 गुणा में 4 कर देंगे, तो 4 चौक 16, 4 पंच 20 और 1 21, यानी कि 216 किलोमीटर तय करेगा 4 घंटे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है। इसके विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई 18 है और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? देखो समचतुर्भुज होता है वो इस टाइप से होता है, यानी कि उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ये चार। ठीक है, अब प्रश्न में दे रखा है इसमें विकर्णों में से, यानी कि विकर्णों में से, यानी कि दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 18 है और दूसरी की पूछ रहा है। अब दूसरी की हमें पता नहीं क्या है, ज्ञात करनी है। जब समचतुर्भुज की ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को काटती हैं, तो ये आधा भाग, यानी कि इस 18 की लंबाई 9 मीटर इधर रहेगी और 9 मीटर इधर रहेगी। उसी टाइप से इस विकर्ण की भी आधी लंबाई इधर रहेगी और आधी इधर रहेगी। अब हमें यहाँ पर एक चीज और पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्षेत्रफल तो दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल तो दे रखा है 216 वर्ग मीटर, लेकिन विकर्ण एक ही दे रखे, यानी कि 1/2 गुणा में विकर्ण एक तो 18 है, दूसरी हमें पता नहीं, यानी कि हमने दूसरी मान ली x है। तो जब इसको हल करेंगे तो 18 2 से काटेंगे 9 बार कट जाएगा, 9 से 216 काटेंगे तो 9 दूना 18 और 9 चौको 36, यानी कि x का मान आ जाएगा 24। x हमने क्या माने? दूसरी विकर्ण की लंबाई। दूसरी विकर्ण कौन सी बच रही? ये बच रही। कोई सी भी मान लो एक की लंबाई और दूसरी की हम ज्ञात कर लेंगे। तो जब इस पूरी विकर्ण की लंबाई 24 है तो यहाँ तक की लंबाई, यानी कि यहाँ तक की लंबाई 12 हो जाएगी और यहाँ तक की लंबाई 12। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो समचतुर्भुज होती है इसमें ये जो विकर्ण एक दूसरे को काटती है 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं एक दूसरे को। यानी कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, जैसे हमने ये ए बी सी, ये जो त्रिभुज बन रहा है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो जब समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जैसे ये 90 डिग्री है सी वाला और ये ए, ये बी मान ली हमने, एक 9 मान ली, एक 12। तो 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा, यानी कि इसके सामने वाली भुजा, इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये देखो समकोण त्रिभुज में जो ये वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ने पर वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 9 9 81, 81 और 12 144। जब इनको जोड़ा तो देखो कितना आ जाएंगे, 144 यानी कि 5, 8 और 4 12, और ये आ गया 225। जब इस 225 का वर्गमूल निकाला तो ये आ गया 15। 15 जो हमारे पास ये भुजा की लंबाई आई है वो इस भुजा की लंबाई आई है, यानी कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। जब इस भुजा की लंबाई 15 आ गई तो इसकी भी 15 रहेगी, इसकी भी 15 रहेगी, यानी कि सभी भुजा इसकी 15 रहेंगी। हमने इस कोण से यहाँ पर त्रिभुज बना के कराया, आप किसी भी त्रिभुज से बनाकर कर लो यही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ ये जो सम चतुर्भुज होता है इसमें ये विकर्ण जहाँ पर क्रॉस होती है वहाँ पर दो टुकड़े में बढ़ जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर ये क्रॉस होती है यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 मीटर है। अगला, नलों को अलग अलग खोले जाने पर एक टंकी 4 और 5 घंटे में भर सकते हैं। नलों को अलग अलग खोले जाने पर एक टंकी को 4 और 5 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो ये कोई दो नल है, ये एक 4 घंटे में भर रहा है, दूसरा 5 घंटे में भर रहा है। जब दोनों मिलाकर खोलेंगे यानी कि एक साथ चला देंगे तो इसका, देखो हम चाहे तो ऐसे करते हैं, इसका 1 घंटे का काम 1/4 भाग, और इस दूसरे वाले का 1 घंटे का काम 1/5 भाग, दोनों मिलकर करेंगे काम। यानी कि लघुत्तम ले लेंगे 20, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यानी कि 1 घंटे में दोनों मिलकर करेंगे 9/20 भाग। 9/20 भाग। अब ये कह रहा है कि भरने में कितना समय लगेगा, तो जब समय पूछता है तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि 20/9 घंटे। तो जब 20/9 घंटे यानी कि 20 में हम 9 का भाग दे लेंगे। अब देखो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ऑप्शन में 20/9, यहाँ पर ये गलत उत्तर है, ये 9/20 नहीं है, 9/20 है वो 1 घंटे का काम है। टंकी को भरने में 20/9 घंटे लगेंगे। ये वाला ऑप्शन सही है, पहले वाला। अगला देखते हैं, दो ए की घात 2 गुणा बी की घात 4 ए की घात 3 गुणा में बी की घात 2, और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है इसलिए इसका मतलब ये दोनों गुणा में है। यहाँ पर 2 ए की घात 2 गुणा बी, 3 ए की घात 4 गुणा बी की घात 5। तो देखो हम इन्हें अलग अलग हल कर लेते हैं, यानी कि जैसे पहले इसे हल कर लेते हैं। जब इसे हल करेंगे तो देखो 2 ए की घात 2 गुणा में बी की घात 4 4 है, और यहाँ पे ए की घात 2 3 है, गुणा में बी की घात 2। जब कोई संख्याओं के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब वो गुणा में है आपस में। तो यहाँ पे ए की घात 2 है तो ए की घात 2 से यहाँ ए की घात 3 कट जाएगी और यहाँ केवल ए बच जाएगा। यहाँ बी की घात 4 है तो यहाँ बी की घात 2 है, तो यहाँ 2 से यहाँ 2 घात कम हो जाएंगी और यहाँ पर बी की घात 2 बच जाएंगी। तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास 2 बी की घात 2 और नीचे बच जाएगा ए, ये पहले वाले में। जब हम दूसरे वाले को करेंगे यानी कि इसको करेंगे तो देखो ये पहले का मान आया अपने पास अभी और इसी के गुणा में है ये। जब इसको हल करेंगे तो देखो 2 ए की घात 2 गुणा में बी बटे में 3 ए की घात 4 गुणा में बी की घात 5। तो देखो यहाँ पर ये ए की घात 2 है, यहाँ पर ए की घात 4 है, इसलिए नीचे ए की घात 2 बच गई। यहाँ पे बी की घात 1 है, यहाँ 5 है, इसलिए यहाँ नीचे बी की घात 4 बच गई। तो हमारे पास इसका मान आ गया 2/3 ए की घात 2 गुणा में बी की घात 4। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर एक माइनस, इस पूरे की घात -2 है। जब किसी संख्या की घात ऊपर माइनस हो, यानी कि कोई भी हो -2 3 कुछ भी हो, तो हमें इसे प्लस करने के लिए यानी कि क्या करना होता है, इस संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो हम इसे उल्टा करेंगे तो 3 ए की घात 2 और बी की घात 4 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब ये -2 घात है ये +2 में बदल गई, यानी कि इसका वर्ग करेंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 9 ए की घात भाई 4 आ जाएगी और यहाँ बी की घात 8 आ जाएगी और नीचे 4 आ जाएगा। ये इसका मान है दूसरे नंबर का हमें। अब ये पहला नंबर का था अपने पास और ये दूसरा नंबर का है। अब देखो ये दोनों गुणा में है। जब ये दोनों गुणा में है तो देखो ये 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा और ये ए से ये ए 4 है, यहाँ ए 1 कट जाएगा तो यहाँ ए की घात 3 बच जाएगी। अब हमारे पास बच गया 9 ए की घात
3, ठीक है, और b की घात 2 इधर बच रही है, 8 इधर है, यानी कि b की घात 10 बटे में नीचे 2 बच गए। तो हमारा उत्तर आ जाएगा ये वाला। अगला देखते हैं। टेन थीटा बराबर 2 माइनस रूट 3, तो टेन थीटा यानी कि टेन एल्फा बराबर 2 माइनस रूट 3, तो टेन एल्फा माइनस कोट एल्फा का मान कितना होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं हम आपको कि टेन थीटा और कोट थीटा यानी कि टेन एल्फा या कोट थीटा कुछ भी कह दो आप, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि टेन थीटा का मान यदि 10 है, मान लेते हैं हम, जैसे टेन थीटा का मान 10 है तो कोट का मान आ जाएगा 1/10। यानी कि टेन का मान 50 है तो कोट का मान 1/50। यदि कोट का मान 20 है तो टेन का मान 1/20। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन और कोट। जब हमें पता है टेन थीटा का मान 2 माइनस रूट 3 दे रखा है, टेन अल्फा का मान 2 माइनस रूट 3 है, तो हमें ज्ञात करना है कोट। यहाँ पे टेन माइनस कोट कर रखा है, तो कोट का जब हमें पता लगाएंगे तो हम देखो यहाँ पर सीधा इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/2 माइनस रूट 3 कर देंगे। यानी कोट का मान टेन का उल्टा होता है, इसलिए हमने 1/2 में कर दिया। अब नीचे किसी संख्या के नीचे ऐसे अंडर रूट लगा है, इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम सेम संख्या से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 प्लस रूट 3। यहाँ पर प्लस वाली से यानी कि अपोजिट चिन्ह वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 2 प्लस रूट 3। तो देखो यहाँ पर ऊपर तो बच जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब यहाँ पर हम जैसे इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 बराबर 1, यानी कि नीचे 1। तो हमारे पास कोट थीटा का मान आ गया 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब प्रश्न में दे रखा है कि टेन एल्फा माइनस कोट एल्फा का मान ज्ञात करें। ये एल्फा बोल दो, चाहे से एल्फा बोल दो चाहे थीटा, यानी कि वैसे है तो ये एल्फा ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेन एल्फा का मान अपने पास 2 माइनस रूट 3 दे ही रखा है, माइनस अब कोट का मान अपन ने ज्ञात कर ही लिया 2 प्लस रूट 3। ये जब इसके बीच में माइनस का चिन्ह है तो इसको देखो चिन्ह हटेगा यहाँ पर, तो ये भी माइनस का हो जाएगा दोनों ही, क्योंकि माइनस का चिन्ह है बीच में इधर। तो -2 और इधर +2, ये दोनों कट जाएंगे। अपने पास रूट 3 है 2 बार, तो हम 2 रूट 3 कर देंगे, लेकिन ये जो दोनों रूट है ये माइनस बार है, इसलिए हम इसका लिखेंगे -2 रूट 3। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, -2 रूट 3। देखो दोस्तों, एक खास बात, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो केवल, तो ये मत सोचो आप कि ग्रुप डी में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी में कोई खास अंतर नहीं है पेपर में, आप देखो। तो ऐसे मत सोचो कि यार हम ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस भ्रम में मत रह जाना आप। अगला देखते हैं। ये कोई यवन ने एक वस्तु 13% की हानि पर बेच दी, यदि वैसे 60 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 17% लाभ हो जाता। 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये कोई व्यक्ति है यवन, इसने कितने रुपए में खरीदी ऐसे नहीं दे रखा, हम मान लेते हैं, मान लो उसने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, यानी कि 100 रुपये क्या है, क्रय मूल्य। अब इसमें प्रश्न में ये दे रखा है कि हानि यानी कि 13% हानि पे बेच रहा है, तो हम देखो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, 100 में से 13 घटा देंगे, यानी कि 87%, 87 रुपये पे बेच देगा। अब कह रहा है कि यदि वो 17% लाभ कमाता, तो यानी कि 100 वाली वस्तु को 117 में बेचता, यानी कि नया जो विक्रय मूल्य 117 होता, तो पहले वाले नया विक्रय मूल्य तो वो 60 रुपये अधिक में बेचता। यानी कि पहले वाले विक्रय मूल्य और नए पुराने वाले, यानी कि नए और पुराने विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 60 रुपये का है, ऐसे प्रश्न में दिया है। जब हमने क्रय मूल्य माना है 100, और हमारे अनुसार जो अंतर है ये 117 और 87 में 30 का अंतर है, 30 रुपये का अंतर है। जब हमारे अनुसार 30 रुपये का अंतर है और जबकि प्रश्न के अनुसार 60 रुपये का अंतर है, तो हमारे अनुसार 30 रुपये बराबर 60 रुपये, तो 1 रुपये बराबर 60/30, यानी कि 2 रुपये। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब यदि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 2 गुणा में 100 कर देंगे, यानी क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, बराबर 200 रुपये।
ठीक है। लेकिन अब जैसे क्रयमूल्य तो 2 से है, इसमें पूछा है कि 30% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा नया विक्रय मूल्य। और तीसरा हमें पता है 200 रुपये में खरीदी है उसने, तो 30% लाभ कमाने के लिए 200 का 130 में बेचेगा। तो देखो ये बेचेगा 130 गुणा में 2, यानी कि 260 रुपये में। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 260 रुपये। अगला देखते हैं। ये देखो 3x+1, जैसे हम इधर लिख लेते हैं इसे 3x+1/16 प्लस 2x-3/7 बराबर के, ये बीच में बराबर का चिन्ह है। यहाँ पर 2x+3/8 इधर है, प्लस में 3x-1/14, यहाँ पर -2 है। जब किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। अब देखो इन दोनों का लघुत्तम ले लो, चाहे सबका एक साथ ले लो, जैसे उचित लगे। जैसे हमने इन दोनों को ले लिया, यस सबका ले लो 112, जो भी, जैसे इन दोनों को लेंगे तो कंफ्यूज कम होगा। जैसे इन दोनों के लिए तो 16 96 16 7 112, 112 लघुत्तम आ गया, इसका 16 का 112 में 7 बार गया तो 7 21x प्लस 7 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो 112 में जो 7 का भाग दिया 16 बार गया तो 16 दूना 32x माइनस 48, यानी कि इसका जो मान आएगा x को जोड़ेंगे तो 21 और 32x कितने हो जाएंगे, 33 और 20 53x, 53x। और ये जो चिन्ह है माइनस का है, देखो -48, तो यहाँ पर ये माइनस का 41 बच गया बटे में 112। अब यहाँ इसको हल करेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा 56 और 56, तो ये 14x प्लस 21, और यहाँ पर ये देखो प्लस का है, बीच में 4 × 12 x माइनस 4 है। तो इसको जो हल करा तो यहाँ पर ये 56 बार गया तो 112, इसको जो हल करा तो 14 और 12 26x, ये बीच में बराबर के चिन्ह है, 14 और 12 26x, ये 26x हो गए, 21 प्लस का है, और ये 112 और 4 116 माइनस का है, तो यानी कि 116 में से हम जब 21 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 में से 5 1 गया तो 5, और 11 में से 2 गया तो 9, ये आएगा ये माइनस का 95 बटे 56। अब देखो 56 से 112 2 बार कट लिया, तो इधर देखो 2 से गुणा हो जाएगा, इधर तो ये 53x माइनस 41 ही है, 53x माइनस 41 है, इधर 26 दूना 52x, और यहाँ पर 95 गुणा में 2 करेंगे तो 2 5 10 2 9 18 1 19 190। अब 52x x को इधर ले जाओ तो ये 53 माइनस 52 x हो जाएगा, और ये जो 41 है ये प्लस का हो जाएगा, इधर 190 में से 41 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 9, और 8 में से 4 का 4 149, ये माइनस का 149 बच जाएगा। तो x बराबर अपने पास आ जाएगा माइनस का 149, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। देखो दोस्तों इनमें क्या है, कुछ गुणा भाग ज़्यादा है कई प्रश्नों में, तो आप गुणा भाग थोड़े ध्यान से करिएगा, बाकी और कुछ नहीं इतना। तो अगला देखते हैं। निधि की आयु रिधि से 2 गुना है यदि रिधि की आयु से 6 वर्ष घटाया जाए और निधि की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाए तो निधि की आयु रिधि की आयु से 4 गुना अधिक होगी। आज से 4 वर्ष बाद निधि और रिधि की आयु ज्ञात करें। ये कोई दो लड़के हैं, निधि और रिधि, ये निधि है और ये रिधि है। प्रश्न में दिया है कि निधि की आयु रिधि से दुगुना है, यानी कि रिधि की x मान लेते हैं हम, तो निधि की 2x हो जाएगी। ये जो उम्र है ये वर्तमान उम्र है, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न में यदि रिधि की आयु में से 6 साल घटाया जाए, यानी कि इसमें से x में से 6 साल घटाया जाए, और निधि की आयु में 4 साल बढ़ाया जाए, यानी कि 2x में यदि 4 जोड़ा जाए, तो निधि की आयु रिधि से 4 गुना अधिक हो जाएगी। यानी कि ये जो उम्र है 2x + 4, ये रिधि की 4 गुना है, यानी कि जब इसको 4 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखो x का मान अपने पास आ जाएगा 2x + 4 बराबर 4x - 24।
जो एक्स को एक साइड ले जाएंगे तो ये 24 और 4 28 हो जाएगा, इधर 2x हो जाएगा तो x बराबर 14 आ जाएगा। यानी कि रिद्धि की वर्तमान आयु 14 साल है और निधि की वर्तमान आयु 28 साल है। 14 गुणा 2 28 साल और 14 साल। अब ये कह रहा है कि 4 साल बाद इन दोनों की उम्र, तो इसकी 4 साल बढ़ जाएगी 32 हो जाएगी और इसकी 18 हो जाएगी। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 32 और 18 साल। अगला देखते हैं। देखो हमने एक चीज और बताई थी कि गणित में आवर्ती कोष्ठक का भाग गुणा प्लस माइनस इस नियम से चलते हैं। आवर्ती, ये जो चिन्ह लगा है ये आवर्ती होती है, यानी कि सबसे पहले जिस संख्या में आवर्ती लगी है उसे हल करेंगे, उसके बाद कोष्ठक, कोष्ठक में भी सबसे छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक और सबसे अंत में बड़ा कोष्ठक, उसके बाद का, यदि किसी संख्या का लगा है तो उसे फिर भाग गुणा प्लस माइनस। तो हमें आवर्ती मिल गई सबसे पहले, तो इसे हल करेंगे। जब हमने इसे हल करा तो देखो 9 में 3 का भाग दिया, तो यहाँ पर 9 गुणा 3 करा तो 27, और इनके बीच में ये चिन्ह है भाग का। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, क्योंकि 3 की घात 3 का मतलब ही 27 है। यहाँ पर माइनस 3 की घात 6 है और यहाँ पर 51 है। ये कोष्ठक छोटा है। देखो ये एक ही है, हमने बताया है 27 को 3 की घात 3 लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम भाग देंगे 3 की घात 6 में 3 की घात 3 का, यानी कि 27 का, तो यहाँ पर 3 घात कट जाएगी और यहाँ बच जाएगी 51 माइनस 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 का मतलब हमें पता है 27 है, 27 में से जब 51 में से 27 गया तो ये हमारे पास बच गया 24। हमने अभी ये कोष्ठक हल करा है। जब इस कोष्ठक से बाहर जाएंगे तो बाहर माइनस का चिन्ह है और ये मझला कोष्ठक है, यानी कि 19 माइनस, ये मझला कोष्ठक है। जब इसको बाहर ले जाएंगे 19 तो ये माइनस 24 हो जाएगा और यहाँ पर इसका परिणाम आ जाएगा माइनस का 5, मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक के बाहर जो चिन्ह लगा है वो बड़ा कोष्ठक है और यहाँ 65 है और यहाँ भाग का चिन्ह है। जब इस -5 को हम जब बाहर ले जाएंगे तो ये देखो -5 ही हो जाएगा, और जब -5 को हम 65 से भाग देंगे तो हमारे पास इसका परिणाम माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 13 यहाँ तक परिणाम है इसका बड़े कोष्ठक तक। बड़े कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह है और उसके बाहर 94 है। जब कोष्ठक को खोलेंगे तो माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और 13 प्लस का हो जाएगा। 94 इधर है, 13 और 94 जब ये हो जाएगा 107, तो इसका समीकरण का पूरे का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 107। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 107। अगला 93,025 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखो दोस्तों क्या है, समय का ध्यान रखते हुए इस टाइप से यदि बड़ी संख्या का वर्गमूल पूछ रहा हो तो हमें देखते हैं कि जैसे हम ये है 90,000 के आसपास, तो 90,000 का जो वर्गमूल है वो 300 का है। 300 का वर्गमूल, 90,000 का वर्गमूल 300 है, क्योंकि 300 गुणा 300 करेंगे तो 90,000 आएगा। तो इसका मतलब ये 300 से प्लस है इसका, इस संख्या का वर्गमूल। तो हम देखेंगे लास्ट में 5 होना चाहिए, यानी कि जब ये 25 आएगा तो हम 305 गुणा में 305 करेंगे। जब 305 गुणा में 305 करेंगे तो ये 9,000, 93,025 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर ये वाला हो जाएगा। हमने ये ऑप्शन से इसलिए बताया कि समय की बचत होगी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी आ सकती हैं तो हमें उसके करीब पहुंचना है तुरंत जल्दी करने के लिए। तो जल्दी करने के लिए हमें थोड़ा आइडिया लगाना होगा कि ये किस संख्या के करीब है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने सभी क्वेश्चन इस पेपर के हल करवा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करने का कष्ट करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी कुछ, उन्हें भी नया सीखने को मिले। तो धन्यवाद दोस्तों।